हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह कुशवाहा RSIS अकेडमी की तरफ से। आज का हमारा वीडियो जो है वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर, द्वितीय विश्व युद्ध पर। द्वितीय विश्व युद्ध या दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलने वाला विश्व स्तरीय का युद्ध था। लगभग 70 देशों की जल, थल और वायु सेनाओं ने इसमें भाग लिया। इस युद्ध में विश्व दो भागों में बंट गया था। पहला भाग मित्र राष्ट्र था और दूसरा जो भाग था उसे ध्रुवीय राष्ट्र कहते थे। इस युद्ध के दौरान पूर्ण युद्ध का मनोभाव प्रचलन में आया। इसका अर्थ ये है कि जब हमने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था तो हम रुक रुक के लड़ाई कर रहे थे, सारे देश एक साथ नहीं लड़ रहे थे और अपनी सारी सेना को एक साथ युद्ध में नहीं झोंक रहे थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में सारे देशों की सेनाओं ने एक साथ अपने पूरा बल प्रयोग करके युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया और यह मानव इतिहास का सबसे ज़्यादा घातक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध में लगभग 5 से 6 करोड़ व्यक्तियों की जानें गईं और इसके 2 गुने घायल हुए। इस युद्ध में हमने कुछ अमानवीय घटनाएं देखी, जैसे जर्मनी द्वारा होलोकॉस्ट का प्रयोग करना और अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु हथियारों का प्रयोग करना, और उसी प्रयोग के बाद ही जापान ने आत्मसमर्पण किया और ये द्वितीय विश्व युद्ध का अंत भी हुआ। इन्हीं दोनों वजहों से इसे हम मानव इतिहास का सबसे घातक और सबसे भयंकर युद्ध भी मानते हैं। हालांकि जापान चीन से सन 1936 से लड़ता आ रहा है, लेकिन इस युद्ध की जो आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है वो 1 सितंबर 1939 से मानी जाएगी। और उस दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला बोला और उसके बाद फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस कारण से द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ। इसके जो तात्कालिक कारण रहेंगे उनको हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तथा फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इंग्लैंड और राष्ट्रमंडल देशों ने भी इसका अनुमोदन किया। जर्मनी ने 1939 में यूरोप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने के उद्देश्य से पोलैंड पर हमला किया था। सन 1939 के अंत तक और 1940 की शुरुआत तक अभियान तथा संधि की एक श्रृंखला जर्मनी के ने महाद्वीपीय यूरोप के बड़े भाग में फैला दी थी और उसके काफ़ी बड़े हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया था और उसे जीत भी लिया था। नाजिज्म सोवियत समझौते के तहत सोवियत रूस अपने 6 पड़ोसी मुल्क, जिसमें पोलैंड भी शामिल था, पर काबिज हो गया था और फ्रांस की हार के बाद यूनाइटेड किंगडम, जो आज की ब्रिटेन है, और अन्य राष्ट्रमंडल देश भी ध्रुवीय राष्ट्रों से संघर्ष कर रहे थे। उसमें उत्तरी अफ्रीका की लड़ाइयाँ तथा लंबी चली अटलांटिक की लड़ाइयाँ भी शामिल थीं। जून 1941 में यूरोपीय ध्रुवीय राष्ट्रों ने सोवियत संघ पर हमला बोल दिया और इसने मानव इतिहास में जमीनी युद्ध के सबसे बड़े रण क्षेत्र का जन्म दिया। रण क्षेत्र को इंग्लिश में बैटल ग्राउंड कहते हैं, बैटलफील्ड। दिसंबर 1941 को जापानी साम्राज्य भी ध्रुवीय राष्ट्रों की तरफ से इस युद्ध में कूद गया। दरअसल जापान का उद्देश्य जो था वो पूर्वी एशिया और इंडो चाइना में अपना प्रभुत्व जमाना था। उसने प्रशांत महासागर में यूरोपीय देशों के आधिपत्य वाले क्षेत्र तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवी बेड़े पे भी हमला बोला था और जल्द ही पश्चिमी प्रशांत सागर पर भी अपना कब्जा बना लिया था। सन 1942 में जापान की आगे बढ़ती हुई सेना और ध्रुवीय सेना पर लगाम तब लगी जब पहले तो जापान कई नौसैनिक झड़पों में हारा और उसके बाद यूरोपीय ध्रुवीय ताकतें उत्तरी अफ्रीका में हारी, और निर्णायक मोड़ तब आया जब उनको स्टालिनग्राड में हार का मुंह देखना पड़ा। ध्रुवीय राष्ट्र मित्र देशों से हार रहे थे। यहाँ ध्रुवीय राष्ट्र भी कई देशों का समूह है और मित्र देश भी कई देशों का समूह है। ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान आदि देश आएंगे और मित्र राष्ट्रों में जो आज के वर्तमान के विकसित देश हैं वो आएंगे। सन 1943 में 43 में जर्मनी पूर्वी यूरोप में कई लड़ाइयाँ हारा और इटली में मित्र देशों के आक्रमण करने के कारण और अमेरिका ने प्रशांत महासागर में आक्रमण करने के कारण ध्रुवीय राष्ट्रों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। सन 1944 में जहां एक और पश्चिमी मित्र देशों ने जर्मनी द्वारा कब्जा किए हुए फ्रांस पर आक्रमण किया, वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ ने भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पा ली।
और जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों को सारे लड़े हुए युद्धों में हराया। सन 1945 में अप्रैल और मई के दरमियान सोवियत और पोलैंड की सेनाओं ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया। बर्लिन जर्मनी का एक शहर है और यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध का अंत 9 मई 1945 को तब हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। सन 1944 और 1945 के दरमियान अमेरिका ने कई जगहों पर जापानी नौसेना को हराया और पश्चिमी प्रशांत सागर के कई द्वीपों को जापानी सेनाओं से छुड़ाया। जब जापानी द्वीप समूह पर आक्रमण करने का समय आया तो अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिरा दिए, जिन्हें हम हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम के रूप में जानते हैं। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया और 9 अगस्त 1945 में उसने नागासाकी में परमाणु बम गिराया। 15 अगस्त 1945 को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। अब हम बात करते हैं क्या तत्कालिक कारण रहे जिसके कारण ये युद्ध चालू हुआ। इतने बड़े युद्ध को चालू करने के लिए कोई एक लड़ाई या कोई एक अभियान जिम्मेदार नहीं रहेगा और ना कोई एक व्यक्ति या एक नेता। तो हम बात करते हैं इस युद्ध की पृष्ठभूमि पर, इस युद्ध का जो भी सिलसिलेवार घटनाएं हुई जिसके कारण इतने सारे देशों को एक साथ आना पड़ा लड़ने के लिए। पहले विश्व युद्ध की हार के बाद जर्मनी को वर्साई की संधि पर जबरन हस्ताक्षर कराया गया और इस संधि के कारण उसे अपने कब्जे की बहुत सारी जमीनें छोड़नी पड़ी और किसी दूसरे देश पर आक्रमण ना करने की शर्त भी माननी पड़ी। अपनी सेना को उसे सीमित करना पड़ा और उसको पहले विश्व युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के रूप में दूसरे देशों को भुगतान करने का वादा भी मानना पड़ा। 1917 में रूस में गृह युद्ध सिविल वॉर चालू हुआ जिससे सोवियत संघ का निर्माण हुआ और जिसका नेता जोसेफ स्टालिन हुआ। 1922 में इटली में बेनेटो मुसोलिनी वहाँ का तानाशाह और एक छत्र राजा या सेनापति या साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। 1933 आते आते जर्मनी का शासक एडोल्फ हिटलर बना और तुरंत ही उसने जर्मनी को वापस एक शक्तिशाली सैन्य ताकत बनाने के लिए कार्य करने चालू कर दिए। इस बात से फ्रांस और इंग्लैंड काफ़ी चिंतित हो गए क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी जान और माल की हानि देखी थी और ये जो 2 देश थे इटली और जर्मनी, ये फ्रांस और ब्रिटेन के पड़ोसी मुल्क थे। इटली भी इस बात से परेशान था क्योंकि उसे भी लगता था कहीं जर्मनी उसके काम में दखल तो नहीं देगा, क्योंकि उसका सपना भी शक्तिशाली सैन्य ताकत बनने का था। इन सब बातों को देखकर अपने आप को बचाने के लिए फ्रांस ने इटली के साथ हाथ मिलाया और उसने अफ्रीका में इथोपिया जो उसके कब्जे में था को इटली को देने का मन बना लिया। सन 1934 में बात और बिगड़ गई जब हिटलर ने वर्साई की संधि को तोड़ दिया और अपनी सेना को बड़ा करने का कार्य चालू किया। जर्मनी को काबू करने के लिए इंग्लैंड, फ्रांस और इटली ने स्ट्रेसा नाम का शहर जो आज इटली में है में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें यह लिखा था कि ऑस्ट्रिया की आज़ादी को कायम रखा जाए और जर्मनी को वर्साई की संधि तोड़ने से रोका जाए। लेकिन स्ट्रेसा घोषणा पत्र ज़्यादा सफल नहीं हुआ क्योंकि तीनों राज्यों के बीच में आम सहमति ज़्यादातर बातों पे नहीं बन पाई। उसी समय सोवियत संघ को जर्मनी के पूर्वी यूरोप के बड़े हिस्से को कब्जा करने की मंशा से डरा हुआ था, फ्रांस से हाथ मिलाने को तैयार हो गया क्योंकि यहाँ रूस को भी लग रहा था कहीं जर्मनी उस पर ना हमला कर दे। तो फ्रांस ने अपनी आज़ादी को बचाने के लिए जर्मनी के पड़ोसी मुल्क इटली से समझौता किया, अपने पड़ोसी ब्रिटेन से बात की और इन दोनों के पड़ोसी रूस से बात की। 1934 में इंग्लैंड ने वर्साई की संधि को दरकिनार करते हुए जर्मनी के साथ एक स्वतंत्र करार करके कुछ पुरानी शर्तों को कम कर दिया। 1935 में की अक्टूबर में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण कर दिया और सिर्फ जर्मनी ने इस आक्रमण को वैध माना, जिसके कारण इटली ने जर्मनी को ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने की मंशा को हरी झंडी दी। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि यही इथोपिया
फ्रांस के कब्जे में था और फ्रांस ने इटली को आपसी सहयोग देने के वादे पर इथोपिया को दिया था, इटली को दिया था, लेकिन इटली पे इस इथोपिया पे उसका पूर्ण अधिकार नहीं दिया था। लेकिन इटली ने इस इथोपिया पे हमला करके उसे कब्जा किया, जिससे उसने जाने अनजाने फ्रांस के साथ युद्ध की घोषणा की और जर्मनी ने इस आक्रमण को वैध करके इटली के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1936 जब हिटलर ने राइनलैंड को दोबारा अपनी सेना का गढ़ बनाने की कोशिश की, राइनलैंड वही जगह है जिसको वर्साई की संधि के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने बांट लिया था, तो उस पर ज़्यादा आपत्तियां नहीं उठाई गई। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि राइनलैंड जैसी जगह जो ब्रिटेन के कब्जे में थी या जर्मनी द्वारा आक्रमण करने के बाद भी उस पर आपत्तियां नहीं उठाई गई, क्योंकि ब्रिटेन अनैच्छिक रूप से अपने आप को जर्मनी का विरोधी नहीं दिखाना चाह रहा था। उसी साल स्पेन में गृह युद्ध चला, सिविल वॉर हुआ, तो जर्मनी और इटली ने वहाँ की राष्ट्रवादी ताकतों को समर्थन किया और जो सोवियत संघ की सहायता वाली स्पेनिश गणराज्य के खिलाफ। तो यहाँ स्पेनिश सरकार जो सोवियत रूस के समर्थन में चल रही थी, उसके विरोध में यहाँ पे इटली और जर्मनी ने जो राष्ट्रवादी जो सरकार लोगों को समर्थन किया, इससे उन्होंने अनचाहे रूप से रूस को भी अपना विरोधी बना लिया। नए हथियारों के परीक्षण के लिए राष्ट्रवादी ताकतों ने 1939 में अपने गृह युद्ध को जीत लिया और जैसे जैसे समय बीतता गया तनाव और बढ़ता गया और अपने आप में ताकतवर करने की कोशिश भी बढ़ती गई। हर देश अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश में लग गया। तभी जर्मनी और इटली ने रोम बर्लिन समझौता किया और फिर जर्मनी ने जापान के साथ मिलकर साम्यवादी विरोधी करार, जिसे इंग्लिश में एंटी कॉमिंटेम पैक्ट कहते हैं, किया, जो चीन और सोवियत संघ के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए था। क्योंकि पूर्वी एशिया में जापान अपना प्रभुत्व चाहता था, जिसके लिए वो हमेशा से कोशिश करता रहा है और चाइना और रूस पर समय समय पर हमला करता रहा। और इस करार के बाद जर्मनी ने जापान को इस अभियानों में, उसके अभियानों में साथ देने का वादा किया और 1940 में इसी साम्यवादी विरोधी करार में जर्मनी और जापान के साथ इटली भी शामिल होगी। अब तनाव चरम पर था, तो अब बात करते हैं कि युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई। और यहाँ पे युद्ध की शुरुआत करने वाला जो हमारा मेन हीरो रहेगा, इतिहास तो उसे हिटलर का नाम देती है, लेकिन उसके पहले भी एक छोटा हीरो है जिसे हम जापान का नाम देंगे। तो साल 1937 में चीन और जापान मार्को पोलो में आपस में लड़ रहे थे और ये युद्ध भी जापान ने ही शुरू किया। उसी के बाद जापान ने चीन को पूरी तरह हमला करके उसके काफ़ी ज़मीनों को जीत लिया। सोवियत संघ चीन को परोक्ष रूप से समर्थन कर रहा था, लेकिन उसके समर्थन के बावजूद जापान की सेना चीन के शहर शंघाई तक पहुंच गई और उसकी राजधानी बीजिंग पर भी कब्जा कर लिया। 1938 में चीन ने अपनी पीली नदी में अपने बांधों का पानी छोड़कर उसमें बाढ़ ला दी, जिससे चीन को कुछ दिन का समय मिल गया अपने आप को मजबूत करने का। लेकिन इसके बावजूद भी चीन जापान को युद्ध में नहीं हरा पाया और लगातार हारता गया। इसी बीच सोवियत रूस और जापान के बीच एक छोटा सा युद्ध हुआ और उसके बाद फिर से जापान चीन की ओर युद्ध में व्यस्त हो गया और सोवियत रूस इटली और जर्मनी से अपनी सीमाओं में व्यस्त हो गया। यूरोप में जर्मनी और इटली और ताकतवर होते जा रहे थे और 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पे हमला बोल दिया। फिर भी दूसरे यूरोपीय देश इसका ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमने विरोध किया तो हम एडोल्फ हिटलर के निशाने पर सीधे आ जाएंगे। इसी बात से उत्साहित होकर एडोल्फ हिटलर ने सदेनलैंड, जो कि चेकोस्लोवाकिया के पश्चिमी हिस्से में था और जहां जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा थी, वहां पर हमला बोल दिया और ये कहते हुए हमला किया कि यहाँ पर जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते, तो ये भी जर्मनी का ही हिस्सा है, जो कि आपने हमसे 1918 की वर्साई की संधि में छीन लिया था। फ्रांस और इंग्लैंड ने इस बात को हल्के में लिया और जर्मनी से कहा कि जर्मनी उनसे वादा करे कि
अब वह और कहीं हमला नहीं करेगा। लेकिन जर्मनी ने इस वादे को पूरा नहीं निभाया या नहीं किया और उसने हंगरी के साथ मिलकर 1939 में पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। दार्जिलिंग शहर, जो पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से अलग करके पोलैंड को दे दिया गया था और इसका संचालन देशों का संघ, इंग्लिश में कहेंगे तो लीग ऑफ नेशन नामक विश्व स्तरीय संस्था कर रही थी। ये संस्था प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद बनाई गई थी। इसका मेन उद्देश्य था कि इस तरह के विश्व युद्ध दोबारा नहीं हो और दुनिया के देशों के बीच आपसी भाईचारा और सौहार्द बना रहे। लेकिन ये अपने उद्देश्यों में पूरी तरह खरी नहीं उतरी और जिसका रिजल्ट हम आज द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में और एडोल्फ हिटलर के विश्व अभियान के रूप में देख रहे हैं। इस दार्जिलिंग शहर पर जब हिटलर ने कब्जा करने की सोची तो फ्रांस और जर्मनी पोलैंड को अपनी आज़ादी का समर्थन देने को तैयार हो गए और जब इटली ने अल्बानिया पर हमला बोला तो यही समर्थन रोमानिया और ग्रीस को भी दे दिया। सोवियत संघ ने भी फ्रांस और इंग्लैंड के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन पश्चिमी देशों ने उसका साथ लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको सोवियत संघ की मंशा और इसकी क्षमता पर शक था। उनको ये लगता था कहीं ये हमारे साथ मिलकर हमारी पूंजीवादी व्यवस्था को भी साम्यवादी व्यवस्था में न बदल दें। फ्रांस और इंग्लैंड की पोलैंड की सहायता के बाद इटली और जर्मनी ने भी समझौता किया, जिसे पैक्ट ऑफ स्टील कहते हैं, कि वह पूरी तरह एक दूसरे के साथ रहेंगे। सोवियत संघ यह समझ गया था कि फ्रांस और इंग्लैंड को उसका साथ पसंद नहीं और जर्मनी अगर उस पर हमला करेगा तो भी फ्रांस और इंग्लैंड उसका साथ नहीं देंगे। तो उसने जर्मनी के साथ मिलकर उससे एक समझौता किया जिसमें यह शर्त रखी गई कि जर्मनी या इटली कभी भी सोवियत रूस पर हमला नहीं करेगा और उस समझौते को कहते हैं नॉन एग्रेशन पैक्ट, हिंदी में कहेंगे आक्रमण ना करने का समझौता। और खुफिया तौर पर पोलैंड और बाकी पूर्वी यूरोप को आपस में बांटने का भी करार किया। सितंबर 1939 में सोवियत संघ ने जापान को अपनी सीमा से खदेड़ दिया और उसी समय जर्मनी ने पोलैंड पर हमला बोल दिया। फ्रांस, इंग्लैंड और राष्ट्रमंडल देशों ने भी जर्मनी के खिलाफ हमला बोल दिया, परंतु यह हमला बहुत बड़े पैमाने पर नहीं था। सिर्फ फ्रांस ने एक छोटा सा हमला सारलैंड पे किया, जो कि जर्मनी का एक राज्य था, और सोवियत संघ ने जापान के साथ युद्ध विराम की घोषणा कर दी और खुद भी पोलैंड पर हमला बोल दिया। यहाँ पे ये बात देखने या सुनने योग्य है कि अभी सोवियत रूस जो है वो जर्मनी का साथ दे रहा है। इसी दौरान जापान ने चीन पे एक महत्वपूर्ण शहर चंगसा पर आक्रमण किया और चीन ने उसे बाहर खदेड़ दिया। चीन ने उस युद्ध में उसे हराया और पोलैंड पर हमले के बाद सोवियत संघ ने अपनी सेना को बाल्टिक देश मतलब वो देश जो बाल्टिक सागर के आसपास है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया की तरफ मोड़ दिया। नवंबर 1939 में फिनलैंड पर जब सोवियत संघ ने हमला बोला तो युद्ध, जो विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है, वो 4 महीने चला और फिनलैंड को अपनी थोड़ी सी ज़मीन खाली करनी पड़ी और उसने सोवियत संघ के साथ मॉस्को शांति करार पर हस्ताक्षर किए। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे सोवियत संघ को आप यूनाइटेड नेशंस नहीं समझें क्योंकि वो सन 1945 में बनेगा। यहाँ जब भी हम सोवियत संघ या सोवियत रूस की बात करते हैं तो वो आज के रशिया के लिए है। फ्रांस और इंग्लैंड ने सोवियत संघ के फिनलैंड पे हमले को द्वितीय विश्व युद्ध के शामिल होने का बहाना बनाया और जर्मनी के साथ मिल गया और सोवियत संघ को देशों के लीग ऑफ नेशन से बाहर करने की कोशिश। चीन के पास कोशिश को रोकने का मौका था क्योंकि वो देशों के संघ लीग ऑफ नेशंस का सदस्य था, लेकिन वो भी इस प्रस्ताव पर शामिल नहीं हुआ क्योंकि ना तो वो सोवियत संघ से और ना ही पश्चिमी ताकतों से अपने आप को दूर रखना चाहता था। सोवियत संघ इस बात से नाराज हो गया और चीन को मिलने वाली सारी सैन्य मदद को रोक दिया। जून 1940 में सोवियत संघ ने तीनों बाल्टिक देश पर हमला करके उन पर कब्जा कर लिया। अब हम बात करते हैं भारत और दूसरे विश्व युद्ध की, क्योंकि उस टाइम भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काफ़ी अच्छा दौर चल रहा था। महात्मा गांधी अपने बेहतरीन वक्त से गुजर रहे थे। क्रिप्स मिशन आया था, इसके पहले अगस्त प्रस्ताव दिया गया था। भारत अभी
भारत को ये उम्मीद थी कि वो जल्द ही आज़ाद होने वाला है, और अंग्रेज़ों ने भारतीय सैनिकों को इस विश्व युद्ध में, जिस तरह उसने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का इस्तेमाल किया, उसी तरह उसने द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारत के काफ़ी सैनिकों को यूरोप की धरती में लड़ने भेजा था। तो दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा था, इसलिए आधिकारिक रूप से भारत ने भी नाजी जर्मनी सेना के विरुद्ध 1939 के युद्ध में शामिल हुआ। ब्रिटिश राज मतलब गुलाम भारत के 20 लाख से अधिक सैनिक युद्ध के लिए भेजे गए, जिन्होंने ब्रिटिश नियंत्रण की अधीन ध्रुवी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। इसके अलावा सभी देशी रियासतों ने भी युद्ध के लिए बड़ी मात्रा में अंग्रेजों को धनराशि दी। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। 2-4 लाइनों में आपको कुछ फैक्ट बताया था, जिसमें आपको इस द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में दी गई सारी जानकारी का एक तरह से रिवीजन हो जाए। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को चालू हुआ और 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ, मतलब लगभग ये 6 सालों तक लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया। इसका जो तात्कालिक कारण है वो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेले का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। म्यूनिक समझौता सितंबर 1938 में संपन्न हुआ था। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया, जो सन 1918 में की गई। स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ, और जिस गृह युद्ध में राष्ट्रवादी ताकतों का साथ जर्मनी और इटली ने दिया। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार जो था वो स्पेन ही रहा। सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण करने की योजना को बारबोसा योजना कही जाती है, और बारबोसा नाम के ये एक सैनिक कमांडर थे। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने 10 जून 1940 में प्रवेश किया, और ये प्रवेश तब हुआ जब इथोपिया पे इटली के हमले को जर्मनी ने वैध ठहराया। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में 8 सितंबर 1941 में शामिल हुआ, और इसके शामिल होने का जो मुख्य कारण वो था वो ये था कि जर्मनी वायुसेना द्वारा अमेरिका देश के पर्ल हार्बर नामक स्थान पे रखे गए तीसरे बड़े नाविक बेड़े को नष्ट कर देना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, और इसी समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि इस संधि को जिसके ऊपर लगाया गया था उसने कभी भी सहर्ष रूप से इसे स्वीकार नहीं किया, और जर्मनी को जो प्रथम विश्व युद्ध के रूप में क्षतिपूर्ति का भुगतान करना था, जो उसको पैसा रिपे करना था, वो सन 2010 तक उसने यूरोपीय देशों को दिया। अमेरिका ने जापान पर एटम बम का इस्तेमाल 6 अगस्त और 9 अगस्त को किया, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी नाम के 2 बड़े शहर हैं, मसलन आज के आपके दिल्ली और मुंबई। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था, और वो जो हमला था वो एटम बम के रूप में था, जिसमें हिरोशिमा जो 6 अगस्त में एटम बम गिराया गया था उस बम का नाम था लिटिल मैन, छोटा आदमी। और 9 अगस्त 1945 में जो नागासाकी में एटम बम परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था मोटा आदमी। 6 अगस्त वाले का नाम था छोटा बच्चा, लिटिल बॉय, और 9 अगस्त वाला जो परमाणु बम था उसका कोड था मोटा आदमी, फैट मैन। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना था, जो कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत की गई, यूएनओ की, जिसका मुख्यालय आज अमेरिका में है, और जिसमें लगभग 192 देश उसके सदस्य हैं, और वर्तमान में पूरे विश्व के देशों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और जिसका मेन उद्देश्य है कि दुनिया भर में भाईचारा, सौहार्द, मेल जोल, विकास आदि बना रहे, और इस तरह का विश्व युद्ध की जैसी घटनाएं दोबारा नहीं होने पाए, और ये अपने उद्देश्य को पूरा करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा है, क्योंकि सन 1945 के बाद आज 2016 की शुरुआत हो चुकी है, और अभी तक हमने तीसरा विश्व युद्ध ना सुना है ना देखा। तो ये हुई आपकी द्वितीय विश्व युद्ध की जानकारी। आप हमारी वेबसाइट www.rsacademygroup.com में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियोस और बाकी
डेली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स कुछ मिलेंगी। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज RSIS अकेडमी में भी विज़िट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप बताइए, कमेंट करिए। कुछ नए वीडियोस तो चाहिए उसके बारे में बताइए, कुछ कमी हो गई हो उसके बारे में बताइए। और RSIS अकेडमी अपने ऑनलाइन पोर्टल में इस तरह प्रतिदिन आपको लगभग 2 से 3 वीडियोस देता रहेगा, जिसमें हम जनरल स्टडीज़ के सेक्शन और CSAT का सेक्शन मतलब एप्टीट्यूड के वीडियोस जैसे रीजनिंग के, एप्टीट्यूड के, डिसीजन मेकिंग के भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करिए और रोज़ाना अपलोड होने वाले वीडियोस का आनंद लीजिए। थैंक यू।